हेलो मेरे दोस्तों। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में ब्रॉड कैटेगरी में दो प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड और दूसरा डेट म्यूचुअल फंड। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड्स की। अब अक्सर जब आपको डेट म्यूचुअल फंड दिया जाता है और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको कुछ ऐसा कहा जाता है कि एफडी के कंपैरिजन में डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। या अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्सेशन के मामले में डेट म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म में एफडी के कंपैरिजन में कम टैक्स देना होता है। या कई बार तो कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रख रहे हो, उससे अच्छा आप ये जो पैसे हैं वो आप रख दो अपने लिक्विड फंड में। तो दोस्तों, क्या ये बातें सच होती हैं? अगर होती है तो किन डेट फंड्स के लिए ये बातें सच होती है? तो आज मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा कि डेट फंड्स होते क्या है, डेट फंड्स में किन प्रकार का रिस्क होता है, डेट फंड्स कब लेने चाहिए और कौन सा डेट फंड खरीदना चाहिए, कैसे एक अच्छा डेट फंड सिलेक्ट करना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका जो भी डेट फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं पूरी तरीके से सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिलता है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने कुछ कमेंट्स छोड़ने हैं इस वीडियो को लेकर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इससे दो चीज़ें होगी, एक तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स का जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा, और दूसरा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हो तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और भी ऐसे फाइनेंशियल लिटरेसी वाले वीडियोस बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं आप मेरा साथ दे दोगे इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने में। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन। लेट्स लुक एट दिस टेबल नंबर 1 कि जो यूजुअली डेट फंड्स होते हैं वो निवेश कहाँ पे करते हैं। तो अगर हम डेट फंड्स की बात करें तो डेट फंड्स कुछ इस प्रकार की इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एसडीएल यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कमर्शियल पेपर, कमर्शियल डिपॉजिट्स एंड ट्रेजरी बिल्स। अब अगर इनमें हम सेफ्टी की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और अगर हम बात करें सीपी यानी कमर्शियल पेपर, सीडी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और ट्रेजरी बिल्स की, तो ये काफ़ी सिक्योर्ड होते हैं, इनमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं होता। अब ये डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या होता है ये मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ये काफ़ी सिक्योर्ड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एनसीडीज यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, तो दोस्तों इनमें कुछ प्रकार के रिस्क होते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड नहीं होता। तो दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया कि डेट फंड किन प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स में अपना पैसा लगाते हैं। अब हम समझते हैं कि डेट फंड में किन प्रकार के रिस्क होते हैं, और थोड़ा ब्रीफ में हम समझते हैं इन रिस्क को। तो आइए देखते हैं इस टेबल नंबर 2 को। सबसे पहला रिस्क जो डेट फंड में होता है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब दोस्तों, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है वो क्या होता है, आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि आपने किसी बैंक में एक एफडी बनाया। अब ये जो एफडी है ये आप मार्केट में बेच भी सकते हो। मतलब मान लो कि एफडी 10 साल की है, लेकिन 3 साल 4 साल के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ गई इस एफडी के पैसों की, तो आप बैंक तो आपको ये पैसे नहीं देगी, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इतना समझ लीजिए, लेकिन आप इस एफडी को मार्केट में अपने किसी फ्रेंड को बेच सकते हो। अब मान लीजिए आपने जब ये एफडी बनवाई तो इस एफडी पे आपको इंटरेस्ट रेट दिया गया था 10% का। अब 4 साल 5 साल बाद जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आप अपने फ्रेंड के पास चले गए। आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि इस एफडी पे कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, आपने कहा 10%। अब उस समय पे 4 साल बाद इंटरेस्ट रेट नई एफडी पे घटकर 10% से हो गया है 6 या 7%। अब ऐसे में आपका फ्रेंड भी सोचेगा कि जब मार्केट में 6 और 7% पे नई एफडी मिल रही है, तो मुझे पुरानी एफडी अगर 10% पे मिल रही है तो ये तो फायदे का सौदा हो गया। तो ऐसे में शायद आप अपने फ्रेंड से ज़्यादा पैसे डिमांड कर सकते हो, क्योंकि उस एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% के मुकाबले ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं
तब बॉन्ड्स की वैल्यू, जिन बॉन्ड्स में, जिन इंस्ट्रूमेंट्स में डेट म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं, उनकी प्राइस बढ़ जाती है। ये जो हमने अभी एग्जाम्पल से समझा। अब यही अगर उल्टा हो गया होता तो मान लीजिए आपने एफडी बनवाई थी 6% पे, लेकिन जब आप अपने फ्रेंड के पास चले गए उस समय पे नया इंटरेस्ट रेट है 10% का, तो ऐसे में आपका फ्रेंड आपसे कहेगा कि अगर नई एफडी 10% पे मिल रही है तो मैं तुझसे 6% वाली एफडी उसी दाम में क्यों खरीदूंगा, मैं तुझे कम दाम दूंगा। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपकी जो एफडी है उसका दाम कम हो गया। अगेन एफडी आप मार्केट में बेच नहीं सकते हो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल को सिंपल बनाने के लिए मैंने आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क को समझाया। इन शॉर्ट, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तब बॉन्ड्स के दाम कम हो जाते हैं, उसे हम यील्ड कहते हैं, यील्ड कम हो जाती है। और जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तब बॉन्ड्स के दाम बढ़ जाते हैं, यानी यील्ड बढ़ जाती है। तो आजकल आप टीवी में बहुत ऐसा देखते होंगे, अगर आप सीएनबीसी वगैरह देखते हो तो यील्ड रीचेस न्यू रिकॉर्ड, यील्ड्स गोइंग डाउन, यील्ड्स गोइंग अप। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तब बॉन्ड की जो यील्ड है, इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण जो बॉन्ड्स के दाम गिर रहे हैं और जो यील्ड है वो बढ़ रही है। या जब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तब जो बॉन्ड का दाम है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये था इंटरेस्ट रेट रिस्क। उम्मीद करता हूँ मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीके से समझा पाया। अब हम बात करते हैं अगले रिस्क की, जो है क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क। अब जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो बॉन्ड्स में एक और रिस्क ये होता है कि जब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में जब आपका फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे जब पैसे निवेश करता है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि जो बॉन्ड्स, जिन बॉन्ड्स में आपके फंड मैनेजर ने पैसे निवेश किए हैं वो कंपनी शायद डिफॉल्ट कर दे। अब ऐसे में ये रिस्क होता है कि आपका जो पैसा है वो शायद वापस ना आए, तो इसे हम क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क कह सकते हैं। अब अगर हम अगले रिस्क की बात करें तो वो है लिक्विडिटी रिस्क। मान लीजिए आपने जिन डेट म्यूचुअल फंड में निवेश किया उस फंड मैनेजर ने भी किसी और फंड्स या किसी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया। अब जब पैसे निकालने की बारी आई तब शायद उस समय पे या फंड के पास या कंपनी के पास उस समय पे पैसे नहीं थे देने के लिए, मे बी डिफॉल्ट नहीं था लेकिन डिले हो गया, इसे लिक्विडिटी रिस्क कहा जा सकता है। या मान लीजिए आपने जिस म्यूचुअल फंड मैनेजर ने बॉन्ड्स को जिन बॉन्ड्स में पैसे डाले थे वो मार्केट में फिलहाल सेलेबल नहीं है, जैसे कि फ्रैंकलिन के केस में हुआ था, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, या शायद जो कंपनी है उसके पास खुद के पास रेवेन्यू नहीं है प्री मेच्योरली पैसे देने के लिए, तो इसे हम लिक्विडिटी रिस्क कह सकते हैं। या मान लीजिए आपने किसी डेट म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं निवेश किए हैं, आपने एक पर्टिकुलर बॉन्ड खरीदा है, वो बॉन्ड भी जब आप मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में जब आप बेचने की कोशिश करते हो तो आपको कोई बायर्स ही नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये लिक्विडिटी रिस्क हो गया। तो अगर हम बॉन्ड्स के रिस्क को अगर हम समराइज करें तो पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क, दूसरा है क्रेडिट रिस्क और तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेटिंग। तो दोस्तों जब हम किसी भी फंड्स में निवेश करते हैं तो वो फंड का एक नाम होता है जिसे हम आगे समझेंगे, लेकिन वो जो फंड मैनेजर है वो अमुक रेटिंग वाले कुछ रेटिंग्स के बॉन्ड्स में ही पैसे निवेश कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फंड। तो अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो ट्रिपल ए वाले बॉन्ड्स जो होते हैं जिनकी रेटिंग ट्रिपल ए होती है उन्हें बहुत ही हाई क्वालिटी या लो रिस्क या लोएस्ट रिस्क वाले बॉन्ड्स माने जाते हैं। लेकिन यही अगर हम ट्रिपल बी की बात करें, बी एज इन बॉय, तो यहाँ पे इन बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाले बॉन्ड्स माने जाते हैं। और अगर रेटिंग डी है उसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुकी है। तो दोस्तों ये हुआ टाइप्स ऑफ रेटिंग जो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि हाईएस्ट रेटिंग क्या होती है, लोएस्ट रेटिंग क्या होती है और डी यानी डिफॉल्ट होता है। तो आइए अब इस टेबल के माध्यम से, इस टेबल के मीडियम से हम समझते हैं कि किन प्रकार के डेट म्यूचुअल फंड होते हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाऊं कि डेट म्यूचुअल फंड किस प्रकार के होते हैं उसके पहले हम समझते हैं कि मैक्यूलर ड्यूरेशन क्या होता है। नॉर्मली फंड को एक नाम दिया जाता है, जैसे कि सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को, डेट म्यूचुअल फंड्स को 16 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया हुआ है। अब ऐसे में अलग अलग म्यूचुअल फंड्स अलग अलग ड्यूरेशन, यानी मान लो किसी बॉन्ड का मेच्योरिटी है 1 ईयर, किसी बॉन्ड की मेच्योरिटी है 3 ईयर, किसी बॉन्ड की मेच्योरिटी है 10 ईयर्स। तो नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड ये इंडिकेट करता है कि उनका मैक्यूलर ड्यूरेशन यानी उनकी एवरेज जो मेच्योरिटी है पेपर्स की, जो बॉन्ड्स है वो कितनी है। तो जब मैं मैक्यूलर ड्यूरेशन कहता हूँ उसका मतलब आप ये सिंपल भाषा में समझ सकते हो उनकी मेच्योरिटी कितने सालों में होगी। ठीक है,
तो आइए अब हम समझते हैं इस टेबल से कितने प्रकार के डेट फंड्स होते हैं। 16 प्रकार के होते हैं और इन्हें हम ब्रीफ में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ओवरराइट फंड्स, यानी एक इनकी जो इन बॉन्ड्स में जो भी पैसे लगते हैं, इन म्यूचुअल फंड्स का मैनेजर जो भी बॉन्ड्स में पैसे डालता है उनकी मेच्योरिटी ऑन एन एवरेज एक दिन की ही होती है या ओवरनाइट, इसीलिए उसको एक दिन कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स की जो मेच्योरिटी होती है उनके जो एवरेज जो बॉन्ड्स, जिन बॉन्ड्स में या जिन कमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में जो फंड मैनेजर निवेश करता है उनकी एवरेज मेच्योरिटी होती है अप टू 91 डेज, सो अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स, जिनका मैक्यूलर ड्यूरेशन होता है बिटवीन 3 to 6 मंथ्स। फिर अगर हम बात करें लो ड्यूरेशन की तो वो होता है 6 to 12 मंथ्स। फिर अगर हम बात करें मनी मार्केट की तो वो होता है अप टू 1 ईयर। फिर अगर हम बात करें शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की तो वो होता है बिटवीन 1 to 3 ईयर्स। फिर अगर हम बात करें मीडियम ड्यूरेशन फंड की तो वो होता है 3 to 4 ईयर्स। फिर अगर हम बात करें मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन की तो वो होता है 4 ईयर्स to 7 ईयर्स। फिर अगर हम बात करें लॉन्ग ड्यूरेशन की तो वो होता है 7 ईयर्स प्लस। फिर अगर हम बात करें डायनामिक बॉन्ड फंड्स की तो दोस्तों डायनामिक बॉन्ड फंड क्या होता है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर अलग अलग मेच्योरिटी वाले, इसीलिए इसका नाम दिया गया है डायनामिक, अलग अलग मेच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में पैसे लगाता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियो। यानी अगर उन्हें लगता है कि अब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाले हैं या इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाले हैं तो अकॉर्डिंगली वो अपने बॉन्ड्स खरीदते हैं या बेचते हैं। तो यहाँ पे मैक्यूलर ड्यूरेशन से ज़्यादा फंड मैनेजर की जजमेंट पे ये जो है डायनामिक बॉन्ड फंड चलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जहाँ पे मिनिमम 80% जो पैसा है वो AA प्लस और ऊपर यानी उसके ऊपर की रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगता है। फिर अगर हम क्रेडिट रिस्क की बात करें तो दोस्तों क्रेडिट रिस्क फंड में निवेश करने के पहले सोचिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिस्क वाले डेट फंड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पैसा है वो एटलीस्ट 65% जो पैसा है वो AA एंड बिलो की रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, इनका डिफॉल्ट रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है बैंकिंग एंड PSU फंड, जहाँ पे मिनिमम 80% जो पैसा है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स और PSU या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में लगता है। फिर अगर हम बात करें फ्लोटर तो इनका 65% पैसा जो है वो फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है। अब अगर हम बात करें गिल्ड फंड की तो मुझे इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमें गिल्ड फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, गिल्ड फंड का डेफिनेशन ये है कि एटलीस्ट 80% जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगता है। और अगर हम गिल्ड फंड विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन की बात करें तो इनका 80% जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विद एवरेज मेच्योरिटी ऑफ 10 ईयर्स जो है उनमें लगता है। तो देखिए, अगर आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को अगर आप सही से समझे हो तो गिल्ड फंड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, क्योंकि नॉर्मली गिल्ड फंड में सही समय कब होता है निवेश करने का, जब इंटरेस्ट रेट पीक पर है, जो आज से कुछ महीनों पहले था 7%, 8%, 9%। तब अगर आपने गिल्ड फंड में पैसे डाल दिए तो जब इंटरेस्ट रेट गिरता होता है मार्केट में तब गिल्ड फंड के बॉन्ड्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क में समझाया था, तो तभी सही समय होता है। लेकिन अगर आप इस सिनेरियो में जहां पे इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बॉटम्ड आउट है, ऐसे सिनेरियो में अगर आप गिल्ड फंड में पैसे निवेश करते हो तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपको गिल्ड फंड के रिटर्न्स आपके लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं। तो दोस्तों, गिल्ड फंड सोच समझ के निवेश कीजिए, क्योंकि मुझे गिल्ड फंड को लेकर बहुत क्वेरीज आती है कि क्या हमें गिल्ड फंड में पैसे निवेश करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे टाइप ऑफ डेट फंड्स। ये टेबल का अगर आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, क्योंकि ये आपके लिए शायद एक समरी हो सकता है समझने के लिए कि किन प्रकार के डेट फंड्स होते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पे कि डेट फंड को सिलेक्ट करें कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्या है। अगर आपको वो पैसे अगर आप इमरजेंसी के लिए रख रहे हो, आपको विद इन अ ईयर चाहिए, तो आपको भी पता है लिक्विड फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जहाँ पे आपके पैसे कम समय के ड्यूरेशन में रिस्क में लगते हैं, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो रिस्क होता है वो कम होता है और साथ साथ में डिफॉल्ट रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है। अगर हाँ आपका टाइम हॉराइजन बहुत ज़्यादा है तो आप एक बार शायद डायनामिक बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, PSU फंड वगैरह भी देख सकते हो। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट तो है इंटरेस्ट साइकिल। देखिए दोस्तों, डेट फंड में पैसे डालने का सही समय तब होता है जब इंटरेस्ट रेट पीक पर होते हैं। अब आपके पास अगर कोई
शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप उसको मनी मार्केट फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया, ऐसी जगह पे आप उसको पार्क कर सकते हो। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो गया। लेकिन अगर आप सही में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो तो डायनामिक बॉन्ड फंड, गिल्ड फंड, ये फंड जिनका मैक्यूलर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये सही समय शायद नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में इक्विटी मार्केट बहुत ऊपर जाता है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इक्विटी मार्केट बहुत ऊपर जाता है, जो आज आप शायद देख पा रहे हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क एपेटाइट की। अगर आपका रिस्क है, जैसे कि क्रेडिट रिस्क फंड में कई लोगों ने बिना समझे ही अपने पैसे डाल दिए हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि क्रेडिट रिस्क फंड में सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट रिस्क होता है। तो अगर आपको रिस्क एपेटाइट नहीं है और सिर्फ आपके एजेंट के कहने पे अगर आपने उस फंड में पैसे डाल दिए हैं, तो ज़रा सोच विचार कर उस फंड में अपना पैसा रखिएगा। और आखिरी जो होती है कि बेस्ट वे टू सिलेक्ट अ डेट फंड, सिंपल है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि डेट फंड कैसे सिलेक्ट करना है, सबसे पहला है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। तो सबसे जो लो ड्यूरेशन वाला फंड है, जिस फंड का मैक्यूलर ड्यूरेशन सबसे कम है, आप उसमें रखिए, जैसे कि लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लिक्विड फंड। तो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क भी कम हो गया। अब सेकंड हमें देखना है कि डिफॉल्ट रिस्क क्या है। तो डिफॉल्ट रिस्क की अगर हम बात करें तो जितना ड्यूरेशन कम होगा उतना शायद डिफॉल्ट रिस्क भी कम हो जाता है। तो आपका मेन एम होना चाहिए कि आप कैसे अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क को भी कम कर सको और डिफॉल्ट रिस्क को भी कम कर सको। तो दोस्तों, ये था बॉन्ड डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज्ञान। अगेन, अगर आपको कभी कहा जाता है कि डेट म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड की जगह एफडी की जगह पे आप डेट म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, तो सोच समझ के डालिए। अब आपको पता चल गया है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, बॉन्ड की रेटिंग क्या होती है, बॉन्ड कहाँ पे अपने पैसे लगाते हैं, यानी डेट म्यूचुअल फंड कहाँ पे अपने पैसे लगाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ आ गया होगा। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑफकोर्स आप लाइक और शेयर इसे ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, वेकेशन पे जाना, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्हें अचीव कर सकते हैं, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। उसके अलावा अगर आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की लिंक भी मैंने नीचे दी हुई है। अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप नहीं लिया तो वो भी आप ले सकते हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, जहां हम शेयर करते हैं एक अच्छा स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और दोस्तों, अगर आप हर संडे और वेडनेसडे अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो हमारे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो theartofwealthbuilding.com पे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका नॉलेज आज बढ़ा इस वीडियो से, और आगे आप इस वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट्स जरूर छोड़ोगे अपने। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।